बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, जो एसएससी के पेपर होते हैं, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, उसमें से प्रभावी हिंदी लेखन का जो पेपर होता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की मैं पूरी सीरीज़ लेकर आया हूँ। उसमें से जो अगली सीरीज़ का जो अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 2, इसमें आपको अपन बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसमें से यूनिट फर्स्ट के हो, चाहे यूनिट सेकंड के हो, चाहे यूनिट थर्ड के हो, चाहे यूनिट 4 के हो, आपके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनका क्या होने वाला है, रिवीजन इस वीडियो के अंदर आपका होने वाला है। तो आपको क्या करना है, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। साथ के साथ और दूसरे जो आपको अगर सीरीज से वीडियो देखने हैं, आपको अन्य वीडियो भी देखने, पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2, पार्ट थर्ड, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। तो पहला नंबर प्रश्न है, लेखन कौशल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग स्किल? तो क्या होता है इसमें से? मनोरंजन होता है, संप्रेषण होता है, प्रचार या आलोचना। तो इनमें से कौन सा प्राथमिक उद्देश्य होता है लेखन कौशल का? संप्रेषण करना, मतलब कम्युनिकेशन करना। तो अगर आप कोई भी चीज़ों को लिख रहे हो तो आप किस लिए लिखते हो चीज़ों को? अपनी भावनाओं को दूसरों को एक्सप्रेस करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए। तो इसमें कम्युनिकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है राइटिंग स्किल के अंदर। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, लेखन कौशल की आवश्यकता किस क्षेत्र में नहीं मानी जाती है? इन विच फील्ड राइटिंग स्किल लिस्ट नेसेसरी, मतलब कौन से क्षेत्र में सबसे कम मानी जाती है? तो किस में मानी जाती है? रंगमंच में। देखो रंगमंच क्या होता है? रंगमंच होता है, जैसे आपने रामायण देखी होगी बचपन में, थिएटर वगैरह देखा होगा, अगर आप कॉलेज वगैरह के अंदर जाते हो तो वो भी नहीं देखा तो आपने कम से कम रामायण तो देखी होगी। इस जो आपके गाँव वगैरह के आसपास में या शहर वगैरह में जो रामायण लगती है, मूवी पर नहीं, जो मंच करते हैं ना, जिसमें सब पात्र अपने अपना रोल निभाते हैं, एक रावण बनता है, एक राम बनता है, इस तरीके से पात्र निभाए जाते हैं, या स्कूल में भी कोई ना कोई प्ले किया जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, वहाँ पर लोग अपने इमोशंस को अपनी बॉडी पोस्चर के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें से किसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। रंगमंच में आपको लेखन कौशल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी प्रशासन, चिकित्सा और गणित के अंदर आपको किसकी जरूरत पड़ती है? लेखन कौशल की जरूरत पड़ती है। 3 नंबर प्रश्न है, लेखन की किस विधा में अधिक विश्लेषणात्मक सोच की आवश्यकता होती है? तो किस में होती है? आपको किस में बहुत ज़्यादा डीपली सोचना पड़ता है, एनालिसिस करके सोचना पड़ता है? तो किस में होती है? निबंध लेखन की जो कला होती है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का विश्लेषण करके सोचना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है, निबंध विधा के अंदर आपको सबसे अधिक विश्लेषण करने की जरूरत होती है। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, लेखन कौशल का विकास किस प्रक्रिया से जुड़ा होता है? राइटिंग स्किल डेवलपमेंट इज कनेक्टेड विद विच प्रोसेस? तो किससे जुड़ा होता है? आपका राइटिंग डेवलपमेंट का कनेक्शन होता है, वो किससे जुड़ा होता है? आपका लेखन कौशल का विकास वाचन, श्रवण व अनुभव। तो सभी चीज़ों से अगर आप बेहतर कब लिख पाओगे? जब आप एक बेहतर श्रोता हो, मतलब सुनते हो चीज़ों को, तब। दूसरी बात, अच्छे से बोल पाते हो, आप अपने आप के अंदर फीलिंग आएंगी, अच्छे से बोल पाओगे तो जो चीज़ बोल रहे हो वही चीज़ आप लिख भी सकते हो। समझ में आ गया? अनुभव, आपके पास जीवन में जितने ज़्यादा अनुभव होंगे आप उतना ही अच्छा अपने अनुभव वो दूसरों को बता पाओगे। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, वो सही आंसर होने वाला है। 5 नंबर प्रश्न की बात करें, प्रभावी लेखन में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इफेक्टिव राइटिंग? तो अगर आप कोई भी चीज़ को प्रभावी ढंग से लिख रहे हो तो उसमें सबसे अधिक महत्व किस चीज़ का होता है? विचारों की स्पष्टता का सबसे अधिक महत्व होता है, कि आप अपने फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होगा। आप जितने अच्छे से अपने विचारों को, जैसे आपने कोई लेटर लिखना था आपके दोस्त को, तो आप कितने अच्छे से उन सब चीज़ों को लिख पाते हो, तो इसी से क्या होगा, आपका उतना ही लेख है वो प्रभावी ढंग से लिखा जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, लेखक के लिए टोन का क्या अर्थ होता है? तो टोन का अर्थ क्या होता है? दृष्टिकोण और भाव। तो जिस तरीके से आप जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपने जिस टोन के साथ, जिस फीलिंग के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, उसी को क्या कहा जाता है? टोन के नाम से जाना जाता है। दृष्टिकोण और भाव के नाम से ही टोन का अर्थ होता है। रिपोर्ट लेखन में आवश्यक सबसे पहला तत्व क्या होता है? तो जब भी कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखता है तो उसमें सबसे पहला आवश्यक तत्व क्या होता है? उद्देश्य। तो आपको सबसे पहले आपको उद्देश्य तय करना होता है कि आपके जीवन में आपका क्या उद्देश्य है, तभी तो आप किसी भी चीज़ पर रिपोर्ट लिख सकते हो। जैसे कि आपको रिपोर्ट लिखनी है कि आपके गांव के अंदर पानी की समस्या है, तो वो क्या होगा? आपका उद्देश्य होगा कि पानी की समस्या चल रही है, इस उद्देश्य से अपन रिपोर्ट का लेखन कर रहे हैं।
तो ये होगा रिपोर्ट लेखन का सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है, उद्देश्य होता है। 8 नंबर प्रश्न की बात करूं, लेखन के विकास में सबसे अधिक सहायक तकनीक कौन सी होती है? तो लेखन होता है उसमें लेखन विकास में सबसे सहायक तकनीक क्या होती है? डायरी लेखन। तो डायरी लेखन अगर करते हो आप तो उसमें क्या होती है, आपकी जो लेखन विकास है वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। डायरी लेखन है वो लेखन विकास में सबसे अधिक विकासशील होता है। 9 नंबर प्रश्न की बात करूँ, लेखन अभ्यास में फीडबैक का क्या महत्व होता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन द फीडबैक का क्या महत्व होता है? अपनी त्रुटियों को सुधारना। तो लेखन में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति आपको फीडबैक दे रहा है कि आप इन क्षेत्रों में इन सब चीज़ों को सुधारना चाहिए आपको, तो क्या होगा, इससे आप उन सब अशुद्धियों को सुधार सकते हो। जैसे आपको किसने बताया कि आपका है लिखने का तरीका तो बहुत शानदार है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज है उसको प्रभावी ढंग से बनाने का प्रयास करो, लैंग्वेज पर शब्दों का चयन और बेहतर बना सकते हो, आपको और पढ़ना चाहिए। तो यही क्या होगा, आपको फीडबैक मिली है और इससे क्या होगा, आपकी अशुद्धियाँ सुधरती हैं, आपकी कमियाँ हैं वो सुधरती हैं। जैसे आप मुझे फीडबैक वगैरह देते रहते हो कि सर आप अपने जो ऑडियो क्वालिटी को सुधारिए, आप सर पढ़ा तो अच्छा रहे हो लेकिन इसके अंदर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी डालिए। तो ऐसा प्रकार का फीडबैक जो देते रहते हो, तो फीडबैक का यही कार्य होता है कि चीज़ों का सुधार करने के लिए ये काम में आती हैं। 10 नंबर प्रश्न है, लेखन कौशल के विकास में कौन सी गतिविधि सबसे अधिक सहायक मानी जाती है? तो विच एक्टिविटी इज द लिस्ट यूजफुल इन द राइटिंग स्किल डेवलपमेंट? तो आपको सबसे कम यूजफुल कौन सी होती है राइटिंग स्किल डेवलपमेंट में? तो योग का अभ्यास करना। तो आपको पता भाई योगा का कोई महत्व नहीं होता है आपके राइटिंग स्किल में। बाकी लेखन प्रतियोगिता, तो लेखन प्रतियोगिता लिखने से संबंध प्रतियोगिता होगी, तो आपका जो लेखन कौशल है वो क्या हो उससे सुधरेगा। संपादन का अभ्यास, तो संपादन का अगर आप अभ्यास कर रहे हो लिखने का या जो चीज़ों को एक्सप्रेस करने का और रचना का अभ्यास, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपका धीरे धीरे है वो लेखन सुधरेगा। लेकिन योग अभ्यास से आपका कोई भी लेना देना नहीं होता है लेखन कौशल से संबंधित। अगले वाला प्रश्न है, लेखन में संक्षिप्तता का क्या अर्थ होता है? ब्रेविटी इन द राइटिंग। तो क्या होता है इसमें, क्या बता आपको, अगर आप कोई भी चीज़ को संक्षिप्त तरीके से लिखते हो, छोटे से चीज़ से, जैसे समरी होती है ना कोई भी चीज़ की, तो आप समरी लिखते हो, संक्षेप रूप से चीज़ों को लिखते हो, तो इससे क्या होता है भाई, पढ़ने वाले का क्या होता है, समय बचता है, वो कम समय में सारी चीज़ों को जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आपको एक कहानी सुनानी है समझ में आ गया कि भाई मैं पेपर देने गया, तो इस बीच में क्या क्या हुआ, तो आप बिल्कुल बताए कि भाई मैंने बाइक शुरू की, उसके अंदर पहले उसको साफ़ सफाई की, फिर मैंने बाइक शुरू की, फिर मैं गांव के स्टैंड पर पहुंचा, वहां पर मुझे मेरा दोस्त मिला, है ना, और फिर हम दोनों बैठकर थोड़ी दूर गए थे, तभी मुझे एक और दोस्त मिला, उससे पूछा कि मेरा पेपर कैसा हुआ। तो ये ऐसे पूरी कहानी बता सकते हो। एक आपने सीधा बताया कि मेरे को, हम चले यहाँ से, तो मुझे स्टैंड पर मेरा दोस्त मिला, फिर आगे थोड़े गए वहाँ पर एक और दोस्त मिला, उनसे मैंने पेपर के लिए डिस्कशन किया, फिर मैंने एग्जाम में चले गए, फिर एग्जाम ऐसा गया। एक ऐसे बता सकते हो। तो कौन से वाला जिसमें समय बचेगा, तो दूसरे वाले में हमेशा समय बचेगा जिसमें आप संक्षेप से चीजों को बता रहे हो। तो संक्षेपता का यही होता है कि आपका समय बचाने का कार्य करता है। 12 नंबर प्रश्न, प्रभावशाली लेखन का प्रमुख लक्षण क्या होता है? व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्टिव राइटिंग? तो क्या होती है, अगर आप प्रभावशाली बेहतरीन अगर लेखन का कार्य करते हो, तो इसमें क्या होगा, आपको सरलता से चीज़ों को दर्शाने का फायदा मिलेगा। तो इससे क्या होता है, सरलता से आप चीज़ों को दर्शा सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर प्रश्न है, लेखन में व्याकरण की क्या भूमिका होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रामर इन राइटिंग? तो ग्रामर का क्या महत्व होता है? अर्थ की स्पष्टता। तो आपको अगर ग्रामेटिक रूप से आप चीज़ों को सही बना रहे हो, बेटर बना रहे हो, बेहतर बना रहे हो, तो इससे क्या फायदा होगा आपको? अर्थ की स्पष्टता बेहतर तरीके से निकल कर आएगी, अच्छे से अर्थ निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी शब्द आप लिखोगे या फिर कोई भी आप सेंटेंस पूरा का पूरा लिखोगे, वाक्य, उसमें ग्रामेटिक ढंग से अच्छा होगा, तो समझने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी चीज़ें। लेखन के विकास में किस आदत को अपनाना चाहिए? विच हैबिट शुड बी अडोप्टेड टू इम्प्रूव द राइटिंग स्किल? तो आपको चीज़ों के लिखने की कला के अंदर कौन सी आदत अपनानी चाहिए? तो आपको साथ के साथ पढ़ना और लिखना भी शुरू करना चाहिए। तो अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपको इतना भाषा पे पकड़ होगी, इतना ज़्यादा आपको चीज़ पे और सब्जेक्ट पे नॉलेज होगा, उतना ही बेहतर तरीके से जब आप चीज़ों को लिखने के लिए बैठोगे तब आप बेहतर लिख पाओगे। साथ के साथ जब आप लिखने की डेली प्रैक्टिस करोगे, तो लिखने से क्या होता है, जो आपकी रियाज बोल सकते हो उसको, लिखने से आपकी राइटिंग सुधरेगी,
आपकी भाषा शैली में किस शब्द का कहाँ पर प्रयोग करना आपको ये पता चलेगा। सारी चीज़ें आपके धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी। तो क्या होगा इसमें, आपका पढ़ना और लिखना है उस आदत को डालना चाहिए आपको। 15 नंबर प्रश्न है, आलोचनात्मक लेखन में क्या आवश्यक होता है, व्हाट इज द एसेंशियल इन क्रिटिकल राइटिंग। तो आलोचनात्मक लेखन में आपको क्या, क्रिटिकल राइटिंग में क्या होना चाहिए, तटस्थ। तटस्थ मतलब न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति की आलोचना करते हो तो उसकी आलोचना के साथ साथ उसकी कुछ अच्छाइयों के बारे में भी आपको जरूर से बताना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। न्यूट्रल रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए आप किसी भी व्यक्ति की जब आलोचना करते हो तब। अगला नंबर प्रश्न है, लेखक का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए, व्हाट शुड नॉट बी द राइटर्स ऑब्जेक्टिव। तो राइटर कोई भी लेखक किसी भी चीज़ को लिख रहा है तो उसका क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भ्रांतियों का प्रसार। तो जब भी कोई लेखक है वो अपने भावनाओं को बताने का प्रयास कर रहा है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसके लेखन में क्या होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए और फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, चीज़ों में भ्रांतियाँ नहीं देखने को मिलनी चाहिए। अगर जो टीचर है या फिर लेखक का जो खुद आपको कोई चीज़ बता रहा हो खुद ही भ्रमित है तो क्या अच्छे से चीज़ बता सकता है, बिल्कुल नहीं बता सकता। तो उसको भ्रांतियों से बचना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेखक को भ्रांतियों से बचना चाहिए। 17 नंबर प्रश्न है, अच्छे लेखन में शब्द चयन कैसे हो सकता है, व्हाट शुड बी द वर्ड सेलेक्टिव टू बी इन गुड राइटिंग। तो कैसे हो सकता है, आप कोई भी शब्द को चुनो तो उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, वो सटीक होना चाहिए। जैसा आपका वातावरण है, जैसा आपको लेख लिखना है, जैसे आपको चीज़ें लिखनी है, जैसा आपका लेख है उस हिसाब के अनुसार वो सटीक बैठना चाहिए और सरल भी होना चाहिए, पढ़ने में भी व्यक्तियों के लिए सरल होना चाहिए। लेखन कौशल का मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू असेस द राइटिंग स्किल। तो क्या होता है, समयबद्ध लेखन कार्य करना। क्या होता है, समयबद्ध लेखन कार्य करना, समय के अंदर कोई भी चीज़ को लेखन करते हो वो सबसे अच्छा तरीका होता है लेखन कौशल को मापने का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, समयबद्ध तरीके से लेखन को। लेखन कौशल किस आयु में प्रारंभ करना चाहिए, एट विच एज कैन राइटिंग स्किल बिगेन टू डेवलप। तो कब करनी चाहिए, आप अगर बचपन से ही अपनी लेखन कला है उसको सुधार लोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वक्त के साथ वो और इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो आपको पता है स्कूल के अंदर आपसे लेखन कराया जाता ना, श्रुति लेख कराया जाता था, अच्छी हैंड राइटिंग हो सके और आपकी लेखन कौशल है वो बेहतर हो सके इसीलिए कराया जाता था। 20 नंबर प्रश्न है, आत्मकथात्मक लेखन में किस तत्व की अधिकता होती है। तो किसकी होती है, तथ्यों की अधिकता देखने को मिलती है। तो आत्मकथात्मक लेखन में तथ्य हैं उनका होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब बात करें अपन यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 की बात करें तो इसमें यूनिट फर्स्ट आपकी रिवाइज हो चुकी है, अब यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, रचनात्मक लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो जब आप क्रिएटिव लेखन करते हो तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, कल्पना और भाव की अभिव्यक्ति। तो आप जब कोई भी रचनात्मक लेखन करते हो, आप क्रिएटिव तरीके से आपने कोई भी ऐसा लेख लिखा जिसमें लोगों को क्या हुआ, पढ़कर अच्छा लगा, कोई क्रिएटिव तरीके से कोई कहानी लिखी, आपने कोई पोएम बनाई, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, रचनात्मक लेखन होती है। तो इसमें क्या होती है, जब भी आपको रचनात्मक लेखन करते हो तो इसमें आपकी कल्पना और आपकी भावनाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति जरूर से होती है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा, कल्पना और भाव की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। 2 नंबर प्रश्न, रचनात्मक लेखन में टोन किसे दर्शाता है। तो जब रचनात्मक लेखन अपन लिखते हैं तो इसमें टोन से क्या दर्शाता है, लेखक की दृष्टिकोण और भावनात्मक स्थिति दर्शाई जाती है। तो लेखक है उसका जो दृष्टिकोण क्या है चीज़ों के प्रति और भावनात्मक स्थिति क्या है इसके बारे में क्या दर्शाती है, टोन है वो दिखाती है। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, रचनात्मक लेखन का कौन सा प्रकार आत्मकथात्मक नहीं माना गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। तो कौन सा होता है, लघु कथा है ना वो क्या नहीं है, आत्मकथात्मक नहीं है। क्यों, आत्मकथात्मक क्या होती है, जिसमें आपके साथ वास्तविक जीवन में घटी हुई घटनाओं पर आधारित अगर कोई भी कहानी, कोई भी लेख, कोई निबंध लिखते हो उसी को क्या किस श्रेणी में आती है, आत्मकथात्मक श्रेणी में आती है। जैसे डायरी है तो डायरी आपके भूतकाल में घटी हुई घटनाओं के आधार पर ही लिखी जाती है। संस्मरण तो होता ही वही है जो आपके जीवन में, जैसे कल क्या हुआ, कोई एक बहुत आपने कोई, जैसे आपके यहाँ पर क्रिकेट का मैच हुआ था तो आपने उसको जीता तो उस पर आपने लिखा तो वो क्या होगा, संस्मरण कहलाएगा। और आत्मकथा तो होती है, आपको पता आत्मकथा से संबंधित है जिसमें आपके जीवन में क्या क्या घटित हुआ उन घटनाओं पे आप
लिखते हो उसको आत्मकथा के रूप में जाना जाता है। तो लघु कथा होती है ये आत्मकथात्मक रूप से नहीं आती है उसके अंदर। 4 नंबर प्रश्न की बात करूँ, रचनात्मक लेखन में सो डोट टेल का क्या अर्थ होता है? सो डू नॉट टेल मीन्स इन क्रिएटिव राइटिंग, तो क्या होता है? घटनाओं को दर्शात्मक रूप से प्रस्तुत करना। तो इसका क्या होगा? शो मी बट डू नॉट टेल, मतलब इसमें क्या है? आप मुझे चीज़ों को दिखाओ, बताओ मत, इसका अर्थ यही है। समझ में आ गया? तो इसका अर्थ ये क्या होता है? दिखाओ मतलब आप चीज़ों को हमें दर्शात्मक रूप से, दृष्टि के रूप में दिखाने का प्रयास करो पात्रों को। तो जैसे रंगमंच हो गया आपका, या जो थिएटर किया जाता है, वो सब चीज़ें किससे संबंधित होती हैं? आपकी फिल्म वगैरह हो गई, ये सब है सो डू नॉट टेल मी की श्रेणी में आती हैं। अगले वाला प्रश्न है, रचनात्मक लेखन में प्रतीकात्मक सिंबोलिज्म का प्रयोग क्यों किया जाता है? व्हाट इज द सिंबोलिज्म यूज्ड इन द क्रिएटिव लेखन? तो क्या किया जाता है? गहराई और अर्थ जोड़ने के लिए। तो आपको प्रतीकात्मक का क्या अर्थ होता है? चीज़ों को आप गहराई से जोड़ते हो और उसमें अर्थ भी साथ के साथ जुड़ता चला जाता है। तो सिंबल, अगर आपने कोई भी चीज़, जैसे मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के साथ मैंने अगर चित्र भी दिखा दिया किसी चीज़ का, तो इससे क्या होगा? आप गहराई से उन चीज़ों को समझ पाओगे। तो यही होगा, चीज़ों को गहराई से अर्थ जो और गहराई से समझने के लिए और साथ के साथ अर्थ जोड़ने के लिए अपन सिंबोलिज्म, प्रतीकात्मक का प्रयोग करते हैं। 6 नंबर प्रश्न की बात करें, पत्र लेखन में विषय का प्रयोग मुख्यतः किस प्रकार के पत्र में होता है? वेयर आर द सब्जेक्ट लाइन मेनली यूज? तो पत्र लेखन के विषय का प्रयोग मुख्यतः किस प्रकार के पत्र में होता है? वेयर इज द सब्जेक्ट लाइन मेनली यूज? तो सब्जेक्ट लाइन कहाँ पर यूज की जाती है? औपचारिक पत्र में। तो आपको पता है, जब आप औपचारिक पत्र लिखते हो, आपने कोई औपचारिक पत्र क्या होता है? जब आप किसी भी अधिकारी को, आपसे बड़े पद पर किसी व्यक्ति को अगर आप कोई भी समस्या हो गई वो बताने का प्रयास कर रहे हो, या अपनी आपको उससे संबंधित उन्होंने कोई आपके पास पत्र भेजा, तो क्या होता है? औपचारिक पत्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। औपचारिक पत्र में हमेशा क्या होती है? सब्जेक्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य औपचारिक पत्र की भाषा के अनुकूल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे आप किसी अपने दोस्त को कह रहे हो। ऐसे कोई बड़े अधिकारी को थोड़ी कहोगे कि तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं कह सकते ना। तो यही है, कृपया सूचित करें, ऐसे भाषा का प्रयोग होगा। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये भी होगा। कृपया शीघ्र कार्रवाई करें, ये भी होगा। लेकिन तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, ये शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करें, औपचारिक पत्र का अंतिम भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर कार्ड काल? तो समापन। कोई भी जो आपका औपचारिक पत्र होता है उसके अंतिम भाग में क्या लिखा जाता है? समापन किया जाता है। तो वही है, ये तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको, किसी भी चीज़ के अंत में सिर्फ समापन ही लिखा जाता है। औपचारिक पत्र की शैली कैसी होती है? तो भावनात्मक और आत्मीय। तो औपचारिक पत्र जब भी लिखा जाता है तो उसकी शैली कैसी होती है? भावनाओं से भरी हुई होती है और आत्मीयता उसके अंदर देखने को मिलती है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। भावनात्मक और आत्मीय शैली उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। 10 नंबर प्रश्न, आपका आज्ञाकारी छात्र किस प्रकार के पत्र का समापन है? योर ओबीडेंटली इज यूज इन विच काइंड ऑफ लेटर? तो किस में यूज की जाती है? शैक्षणिक प्रकार के जो पत्र होते हैं उसके अंदर। तो आपने भी लिखा होगा आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर आपका नाम। तो ये तो आपने भी जीवन में कभी ना कभी लिखा होगा। तो कब लिखा है? जब आप किसी भी स्कूल के अंदर होते हो, तो छुट्टी मानते हो, टीसी लेते हो, तब उसमें आपने इन सब चीज़ों का प्रयोग में किया होगा। तो शैक्षणिक पत्र में ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। 11 नंबर प्रश्न, रिपोर्ट लेखन की सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? तो जब आप किसी भी चीज़ पर रिपोर्ट लिखते हो तो उसकी पहली आवश्यकता क्या होगी? सटीक और तथ्यात्मक जानकारी। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? आपको जो जानकारी दोगे वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए और तथ्यों से संबंधित होनी चाहिए, तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। एकदम सटीक जानकारी होनी चाहिए और तथ्य उसके अंदर जुड़े हुए होने चाहिए। 12 नंबर प्रश्न, रिपोर्ट का कौन सा भाग घटना की संक्षिप्त पृष्ठभूमि देता है? तो विच पार्ट ऑफ द रिपोर्ट गिव ए ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट? तो कौन सा देता है आपको इसमें ब्रीफ बैकग्राउंड? तो ये देता है भूमिका से संबंधित। तो भूमिका होती है वो आपको क्या दे देती है? भूमिका है वो कोई भी जो लेखन होता है उसका संक्षिप्त में बता देते हैं कि आगे का लेखन किस प्रकार से चलने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। भूमिका वो घटना के बारे में संक्षिप्त रूप से बताने का कार्य करती है। 13 नंबर प्रश्न, रिपोर्ट लेखन में निष्पक्षता का क्या अर्थ होता है?
हाउ व्हाट डज द इम्पार्शियलिटी मीन्स इन रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में निष्पक्षता का क्या अर्थ होता है? केवल तथ्यों पर आधारित लेखन। तो केवल अगर आप तथ्यों पर आधारित लेखन करते हो तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी? इम्पार्शियलिटी देखने को मिलेगी, जिसमें निष्पक्षता होगी। अगर आप बायस नहीं होगे, किसी का पक्ष नहीं लोगे, तथ्यों पर बात होगी, तो इसमें वास्तविकता मिलेगी। पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको भी पता चलेगा कि सच में ये बात तो सही है। चाहे आप किसी की आलोचना करो, चाहे किसी की आप प्रोत्साहित करो, अगर आप तथ्यों के साथ चीज़ों को दर्शाने का प्रयास करोगे अपनी रिपोर्ट के अंदर, अपने निबंध के अंदर, अपने लेख के अंदर, तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो आपके लेख को पढ़ रहा है, उसको क्या लगेगा? वो समझ में आएगा कि निष्पक्षता के साथ चीज़ों को दर्शाया गया है। 14 नंबर प्रश्न की बात करूं, रिपोर्ट में निष्कर्ष किस प्रकार पर लिखा जाता है? ऑन व्हाट बेसिस इज ए कंक्लूजन राइटिंग इन ए रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में निष्कर्ष किस आधार पर लिखा जाता है? प्रस्तुत तथ्यों का विश्लेषण करके। तो जो जो तथ्य दिखाए जा रहे हैं उनका विश्लेषण करके आप क्या कर सकते हो? आप कोई भी रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वो होने वाला है। 15 नंबर प्रश्न, रिपोर्ट लेखन में शैली किस प्रकार की होनी चाहिए? तो रिपोर्ट लेखन में शैली किस प्रकार की होनी चाहिए? जब आप कोई भी रिपोर्ट लिखते हो तो इसमें किस प्रकार की शैली का उपयोग किया जाता है? रिपोर्ट लेखन में औपचारिक, स्पष्ट व तथ्यपरक। तो आप कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हो उसमें आपकी जो शैली होनी चाहिए वो औपचारिक भाषा होनी चाहिए उसके अंदर। समझ में आ गया? ऐसे नहीं कि आप एकदम इनफॉर्मल लैंग्वेज लिख रहे हो, जैसे अपने दोस्त को कोई चीज़ बता रहे हो, ऐसे नहीं लिखना पड़ता। एकदम औपचारिक तरीके से लिखना होता है। स्पष्ट चीज़ों को आप स्पष्ट तरीके से दर्शाओगे तो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसको जानकारी पहुंचेगी। और तथ्यपरक, साथ के साथ तथ्यों को भी आपको उस चीज़ों में बताना है। तो रिपोर्ट लेखन की आपकी शैली कैसी होनी चाहिए? औपचारिक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और तथ्यों से जुड़ी हुई होनी चाहिए। 16 नंबर प्रश्न, एक प्रभावी कहानी का मूल आधार क्या होता है? तो एक कहानी होती है, एक प्रभावी कहानी होती है, उसका मूल आधार क्या होता है? कथानक देखने को मिलता है उसके अंदर। समझ में आ गया आपको? जो पात्र होते हैं उनको अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया जाता है, पात्रों के बारे में चीज़ों को बताया जाता है। तो इसमें पूरी की पूरी स्टोरी होती है। स्टोरी में अलग अलग पात्र होते हैं, सभी की सभी चीज़ें बहुत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से होती है। तो एक प्रभावी कहानी में क्या देखने को मिलता है? कथानक है वो देखने को मिलता है। कहानी का चरम बिंदु, क्लाइमेक्स, क्या दर्शाता है? व्हाट डज द क्लाइमेक्स ऑफ ए स्टोरी सिग्निफाइज? क्या दिखाता है? सबसे भावनात्मक या निर्णायक क्षण। तो क्लाइमेक्स होता है कोई भी स्टोरी का, वो क्या दर्शाता है? क्लाइमेक्स होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी स्टोरी होती है, कोई फिल्म होती है, उसमें भी क्लाइमेक्स देखते हो ना, इंटरवल से पहले क्लाइमेक्स आता है। तो उसमें क्या होता है? कोई भी स्टोरी है उसमें अचानक से बदलाव देखने को मिलता है। एक समय में किसी इंसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण सब कुछ बदल जाता है। भावनाएं अपनी चरम सीमा पर होती हैं, निर्णायक क्षण होता है, एकदम से ऐसे लगता है कि स्टोरी में सब कुछ बदल गया है। तो वो क्षण को क्या कहा जाता है? क्लाइमेक्स के नाम से, चरम बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे भावनात्मक या निर्णायक क्षण को ही क्लाइमेक्स के नाम से जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, फ्लैशबैक तकनीक का उपयोग कहानी लेखन में किस लिए होता है? वाई इज फ्लैशबैक यूज इन स्टोरी राइटिंग? तो फ्लैशबैक स्टोरी का क्यों प्रयोग होता है? पिछली घटनाओं को जोड़ने के लिए। तो फ्लैश का अर्थ यही होता है, फ्लैश मतलब घटनाएं और बैक मतलब पीछे की तरफ। तो पीछे की घटनाओं को आप अपने कहानी लेखन में प्रयोग कर रहे हो। तो आपने मूवी नहीं देखते हो या ऐसे समझ लो आपने नाटक वगैरह आते थे, उसमें नहीं होता था पिछले एपिसोड में क्या हुआ? तो वही होता है, उसी को फ्लैशबैक बोला जाता है। या फिर जैसे कोई भी मूवी आ रही है तो उसका पार्ट 2 आता है, तो उसमें थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में पार्ट 1 के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग दी जाती है कि भाई पहले पार्ट में ये हुआ था, फिर आगे की स्टोरी शुरू की जाती है। तो उसी को क्या कहा जाता है? फ्लैशबैक तकनीक के नाम से जाना जाता है। पिछली घटनाओं को जोड़ने का कार्य होता है। कहानी के किस तत्व में पात्रों का विकास दिखाया जाता है? तो कहाँ पर दिखाया जाता है? कथा का, स्टोरी का जो डेवलपमेंट होता है, कथा का विकास होता है, इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट का कार्य होता है। तो इसमें क्या किया जाता है? कैरेक्टर्स को डेवलप किया जाता है धीरे धीरे। 20 नंबर प्रश्न की बात करूं, एक अच्छी कहानी का अंत कैसा होता है? तो एक अच्छी कहानी का जो अंत कैसा होगा? खुला और सोचने योग्य। तो अगर आप कोई भी स्टोरी है उसमें सोचने योग्य, ऐसे इसको छोड़ो, आप कोई भी मूवी है उसका पार्ट 2 कब देखोगे? जैसे बाहुबली मूवी है, उसका पार्ट 2 सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था। क्यों? क्योंकि उसमें लास्ट में एक सवाल छोड़ा गया था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? प्रश्न छोड़ दिया, लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए कि वास्तविकता में ऐसा हुआ क्या था। तो ऐसी कहानी क्या होती है? सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, जिसके अंदर लास्ट में कोई ना कोई सोचने के लिए आपको मजबूर कर दिया जाए और उसमें एंडिंग है वो पॉजिटिव रूप से हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खुला और सोचने योग्य होना चाहिए। कुछ और दिखा देता हूँ।
अचानक व असंबंधित, तो अचानक अगर किसी भी चीज़ का हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है। अत्यधिक लंबा और बहुत अधिक लंबा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आ जाएगा, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो टूट जाएगा। असमाप्त और कभी भी समाप्त होने वाला नहीं होगा, तो भी लोग अगला पार्ट कभी भी नहीं देखेंगे। यूनिट नंबर 3 की बात करें, वर्कशॉप से संबंधित है। पहला है कार्यशाला पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कार्यशाला जो पद्धति होती है आपके सामने, उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कशॉप मेथड। तो वर्कशॉप मेथड का मुख्य क्या होता है, सहभागिता और कौशल विकास करना। तो कार्यशाला में क्या होती है, आप जो सहभागिता एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करते हो और आपकी जो स्किल है उसका डेवलपमेंट का कार्य करते हो। तो वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप जैसे समझ लो आपकी स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं, सबको ग्रुप में डाल दिया गया और सबको कोई ना कोई टास्क दिया गया। तो इससे क्या होगा, जो आप आपस में आपका जो उस टास्क को कंप्लीट करोगे तो उससे क्या होगा, आपके सहभागिता एक दूसरे के साथ जो रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे और कौशल का भी विकास होगा। उस कार्य में कोई व्यक्ति लीडर बनेगा, कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कोई व्यक्ति मैनेजमेंट का कार्य करेगा, कोई जो स्किलफुल होगा वो स्किल पे कार्य करेगा। तो यही होता है आपका कौशल का, उसमें भी डेवलपमेंट होता रहता है। 2 नंबर प्रश्न है, कार्यशाला और सेमिनार में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए वर्कशॉप एंड सेमिनार। तो क्या अंतर होता है, कार्यशाला व्यवहारिक होती है, तो कार्यशाला क्या होती है, उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। जैसे मैं समझाऊं, आपको क्या दिया गया, पर्यावरण संरक्षण पे एक सेमिनार लिया गया। तो इसमें क्या गया, आपको पर्यावरण संरक्षण के बारे में चीज़ें बताई गई कि भाई हमें पर्यावरण को क्या बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बता दिया, उसे सेमिनार कहते हैं। अब होता है आपका कार्यशाला। तो कार्यशाला में क्या दिया गया, आपको सारे बच्चों को टास्क दिया गया, आपके स्कूल के अंदर जितने भी पौधे हैं उनको उनका नाम लिखिए, ठीक है, उनको किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन पोषक तत्वों के बारे में लिखिए, उनके जो निराई गुड़ाई है उसको कीजिए, साथ के साथ घास वगैरह उसको भी काटिए, खरपतवार को काटिए, साथ के साथ हर पौधे की जो पत्तियां हैं उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये सब टास्क दे दिया सभी बच्चों को, समझे, ग्रुप में डालकर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य दे दिया गया टास्क में। तो अब इसमें क्या होगा, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से जान पाओगे कि वास्तविकता में एक पौधे को क्या जरूरत होती है, किस तरीके से वो होता है। और अगर वेबिनार क्या, तो आधे बच्चे सो जाएंगे, मतलब सेमिनार में आधे बच्चे तो सो जाएंगे, आधे बच्चे बस सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो कार्यशाला होती है, इसमें सभी बच्चे व्यवहारिक रूप से उस कार्य से जुड़े होते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, प्रभावी कार्यशाला की क्या पहचान होती है। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ इफेक्टिव वर्कशॉप। तो इफेक्टिव वर्कशॉप का क्या कार्य होता है, प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी। तो सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवली इसके अंदर क्या करते हैं, भागीदारी रखते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। जो प्रतिभागी हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो अलग अलग बच्चों को ग्रुप में कार्य दिया गया था, सभी एक्टिवली क्या कर रहे हैं, कार्य को कर रहे होते हैं। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, कार्यशाला में SWOT विश्लेषण का क्या अर्थ होता है। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ SWOT एनालिसिस इन वर्कशॉप। तो क्या होता है SWOT में, शक्ति, कमजोर, अवसर व खतरे की पहचान करना। तो SWOT का जो विश्लेषण होता है कार्यशाला में, उसमें क्या होता है, कोई टास्क दे दिया, इसमें आपको पता चलती है आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आपकी क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या आप कैसे अवसर, आपकी क्या क्या आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आएंगी और क्या क्या आपको उन खतरों से बचना है, उन अपॉर्चुनिटी को कॉन्कर करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 5 नंबर प्रश्न, एक कार्यशाला में ब्रेन स्ट्रोमिंग तकनीक का क्यों प्रयोग किया जाता है। वाई इज ब्रेन स्ट्रोमिंग यूज इन वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में ब्रेन स्ट्रोमिंग क्यों प्रयोग किया जाता है, विचारों को उत्पन्न करने के लिए, विचारों को बेहतर बनाने के लिए। तो ब्रेन स्ट्रोमिंग तकनीक का इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि आप विचारों को उत्पन्न कर सके हो। और जैसे कोई भी आपको चित्र दिखा दिया गया है ना, और चित्र पे स्टोरी लिखने के लिए कहा गया, तो इससे क्या आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, इससे आपका क्या होगा, आपका दिमाग का सोचने के लिए मजबूर होगा कि इस घटना में वास्तविकता में हुआ क्या है। तो इस प्रकार के जो तकनीक होती है उसको क्या कहा जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक के नाम से जाना जाता है। कार्यशाला में फीडबैक फॉर्म का क्या उद्देश्य होता है। तो क्या उद्देश्य होता है फीडबैक फॉर्म का, जो प्रतिभागी होती हैं उनकी प्रतिक्रिया लेना, कि भाई जो प्रतिभागी हैं उनसे प्रतिक्रिया ली जा रही है कि आप किस प्रकार का, आपको क्या सीखने को मिला, क्या आपको नहीं सीखने को मिला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो जो टास्क होता है उसके बारे में आपको जानकारी लेने के लिए फीडबैक फॉर्म को भराया जाता है। 7 नंबर प्रश्न की बात करूँ, कार्यशाला के दौरान सबसे उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति क्या होती है। तो सबसे उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति कौन सी होती है, इसमें व्यवहारिक कार्य प्रदर्शन पद्धति सबसे उपयुक्त मूल्यांकन होती है। तो आप बिहेवियर बेस्ड जो आप एनाउंसमेंट करते हो
वही सबसे बढ़िया मूल्यांकन करने का कि कोई व्यक्ति का बिहेवियर के बारे में आप जान सकते हो। 8 नंबर प्रश्न की बात करूं, शैली की योजना बनाते समय सबसे पहले क्या तय करना चाहिए। तो आप कोई भी टास्क करना शुरू कर रहे हो तो उसको शुरू करने से पहले आपको क्या किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इसमें आपको उद्देश्य बनाया जाता है। तो आप कोई भी कार्यशाला, कोई भी प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हो या कोई भी टास्क करो तो उसका सबसे पहले उद्देश्य होता है कि भाई ये कार्य अपन क्यों करने जा रहे हैं। समझ में आ गया। तो आपको अगर पर्यावरण प्रदूषण पे अगर आपको टास्क दिया गया है तो सबसे पहले आपको उद्देश्य होगा कि भाई पर्यावरण प्रदूषण पे अपन को लिखना है। समझ आ गया। वरना तो आप कहीं पे पर्यावरण प्रदूषण पे लिखते, पेड़ पौधों पर लिखने लगे अगर आपका उद्देश्य नहीं है क्लियर। तो योजना बनाते समय आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य क्लियर होने चाहिए। कार्यशाला में आइस ब्रेकर गतिविधियों का उद्देश्य क्या होता है। तो आइस ब्रेकर गतिविधियों का क्या होता है, प्रतिभागियों को सक्रिय और सहज बनाना। तो आइस ब्रेकर ये एक इडियम होती है इंग्लिश के अंदर जिसका अर्थ ये होता है कि आप कम्युनिकेशन के थ्रू किसी भी चीज़ को, कोई भी व्यक्ति है, कोई नया व्यक्ति है, उसको आपने क्या क्या सहज बनाया कोई भी बात करने के लिए। तो कोई नया व्यक्ति होती है उसको उस फील्ड से संबंधित सहज किया जाता है। जैसे इंटरव्यू लिया जाता है तो वो सबसे पहले आपको कैसे सवाल पूछते हैं, आपके घर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं ताकि आप सहज हो जाओ। तो वही होती है आइस ब्रेकर प्रतियोगिता जो होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, प्रतिभागी होती है, पार्टिसिपेंट्स को सक्रिय किया जाता है और सहज बनाने की प्रक्रिया की जाती है। कार्यशाला में सहभागिता में कौन से रूप सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। विच फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन आर द मोस्ट इफेक्टिव इन वर्कशॉप्स। तो कौन से होते हैं वर्कशॉप के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, चर्चा, स्तुति और कार्य समूह। तो आप कोई भी चीज़ है उस पर चर्चा कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो और कार्य समूह है उसको कर रहे हो। तो कार्यशाला में सहभागिता का सबसे अधिक प्रभाव इसी चीज़ पर होता है। 11 नंबर प्रश्न की बात करूं, किसी कार्यशाला में एक्शन प्लान किस लिए बनाया जाता है। वाई इज एन एक्शन प्लान प्रिपेयर्ड इन ए वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में एक्शन प्लान किस लिए बनता है। तो क्रियान्वयन हेतु ठोस स्वरूप से संबंधित होता है। तो कोई भी चीज़ का जब क्रियान्वयन करते हो, क्रिएटिविटी करते हो तो उसका ठोस रूप से चीज़ों को आप जो रूपरेखा वो आपको एक्शन प्लान में देखने को मिलती है। 12 नंबर प्रश्न की बात करूं, कार्यशाला में रोल प्ले तकनीक का क्या उद्देश्य होता है। तो कोई भी कार्यशाला करते हो उसमें वर्कशॉप में रोल प्ले का क्या कार्य होता है। तो रोल प्ले का कार्य होता है संवाद कौशल और व्यवहार की समझ बढ़ाना। तो जैसे हर व्यक्ति को अपना अपना रोल दे दिया है। जैसे रामायण का आपको प्ले करना है, रंगमंच करना है, तो उसमें कोई राम बन गया, कोई लक्ष्मण बन गया, कोई सीता बना दी किसी लड़की को, किसी को भरत बना दिया, दशरथ बना दिया, रावण बना दिया। तो इस तरीके से सबको अपना अपना क्या दे दिया, रोल प्ले दे दिया। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे के टास्क भी फिक्स हो जाएंगे, संवाद कौशल भी बेहतर होगा। भाई वो अपने अपने डायलॉग को डिलीवर करेंगे तो संवाद मजबूत होगा और व्यवहार बढ़ता है। भाई सब सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जब कार्य करते हैं तो व्यवहार तो व्यक्तियों को मजबूत होता ही है। तो सही आंसर वो कौन से होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 13 नंबर प्रश्न, कार्यशाला के निष्कर्ष सत्र में क्या किया जाता है। तो जो कोई कार्यशाला का जो निष्कर्ष सत्र होता है उसमें क्या किया जाता है, मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति और समीक्षा की जाती है। तो कार्यशाला में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और जो उनकी पुनरावृत्ति होती है उनको समझने का, उनकी समीक्षा करने का प्रयास किया जाता है। तो कार्यशाला का यही मुख्य उद्देश्य होता है जिसमें मुख्य जो पॉइंट होते हैं उनके पुनरावृत्ति और उनको समीक्षा करने का किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न, कार्यशाला में रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है। वाई आर द रूब्रिक यूज इन। तो आंकलन और मापदंड का निर्धारण करने हेतु। तो रूब्रिक क्या होता है कि आपको किस किस चीज़ों पर, जैसे मैंने बताया था ना आपको पेड़ से संबंधित किया था, तो कौन से पेड़ को कितना खपतवार की फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, किसको पानी की ज़रूरत है, किसकी जड़ों में आपको कोई भी जो कीड़े वगैरह लग गए हैं, इन सब चीज़ों का जो दीमक वगैरह लग गई है या कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया है, उसको आपको अलग अलग मापदंड बना दिए गए, उन्हीं को क्या कहा गया है, रूब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, कार्यशाला में प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट आर द पर्पज ऑफ सर्टिफाइड इन द वर्कशॉप। तो कोई भी वर्कशॉप करते हो तो उसमें आपको सामने वाला व्यक्ति हमेशा क्या देता है, एक सर्टिफिकेट देता है। तो सर्टिफिकेट क्यों देता है, इससे क्या पता चलता है, भागीदारी की स्वीकृति। तो इससे यह पता चलता है कि इस व्यक्ति ने ये हमारी वर्कशॉप के अंदर आया था और इसने क्या किया, भागीदारी ली है, भागीदारी को स्वीकार किया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, जैसे बोलोगे वैसा लिखोगे, अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव हैज यू स्पीक शो यू
योर राइट प्रैक्टिस। तो इसका क्या होगा, वर्तनी में सुधार और श्रवण कौशल। तो आप अपनी अगर वर्तनी में अच्छा कर लोगे और आपका अगर श्रवण कौशल, सुनने का जो कौशल बेहतर होगा, तो उससे क्या होगा, जैसा आप बोलते हो वैसा ही लिखते हो, ये वाला। क्योंकि आप भाई देखो, जैसा आप गलत बोलोगे ना किसी चीज़ को, स्कूल को स्कूल बोलोगे तो वही लिखोगे, समझ में आ गया। और जैसा बोलता है ना इंसान, वैसे ही उसका प्रोनाउंस हो जाता है, वैसे ही उसके स्पेलिंग गलत होते हैं। तो वही होता है, अपनी वर्तनी सुधारोगे तो आपका लेखन कौशल वो अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। तो ये था आपकी यूनिट 3। अब बात करते हैं अपन यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है, शब्दकोश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो शब्दकोश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शब्दों का अर्थ, आचरण व प्रयोग बताना। तो आप शब्दकोश होता है जो डिक्शनरी होती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शब्दों का अर्थ, शब्द हैं जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, उसमें क्या करते हो आप डिक्शनरी में उनका अर्थ देखते हो, उनका उच्चारण देखते हो और उनका प्रयोग करने के लिए देखते हो। तो आपने भाई शब्दकोश में कभी ना कभी शब्दों को देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, आपको किस शब्दों का, भाई आपको कोई कम्युनिकेशन शब्द है, इसका अर्थ पता करना है, तो उस कम्युनिकेशन शब्द को सर्च किया, उसका अर्थ देखा, उसका कहाँ कहाँ पर उच्चारण सही से क्या वो देखा, और प्रयोग देखा, उसको कहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। तो शब्दकोश का यही होता है मुख्य उद्देश्य। थिसॉरस किस प्रकार का शब्दकोश होता है। तो थिसॉरस किस प्रकार का शब्दकोश होता है, समानार्थी और विपरीतार्थी, मतलब समानार्थी और विलोम शब्दों का जो संग्रह जिसमें पाया जाता है, उसे थियोसॉरस के नाम से जाना जाता है, उस थियोसॉरस शब्दकोश के नाम से जाना जाता है। शब्दकोश में शब्द किस क्रम में सूचीबद्ध होते हैं। तो किस क्रम में होते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो आपने देखा ही होगा कि आपने कोई भी शब्द को ढूंढते थे तो अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले ABCD इंग्लिश वाला ही अपन ने देखा ज़्यादातर। तो उसमें पहले ए देखते थे, फिर ए के बाद में क्या है, बी आया है, तो आपको ए में बी में जाना है, फिर अगले वाला क्या आर, तो ए बी में के अंदर भी आर में जाना है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से अरेंज किया जाता था उनको। इटाइमोलॉजी शब्दकोश किस क्या होता है। तो इटाइमोलॉजी शब्दकोश में क्या होता है, शब्दों की उत्पत्ति व विकास के बारे में बताने के लिए। तो इटाइमोलॉजी है उसमें क्या होती है, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इस बारे में जो शब्दकोश बताता है उसको किस नाम से जाना जाता है, इटाइमोलॉजी शब्दकोश के नाम से जाना जाता है। IPA प्रतीकों का प्रयोग शब्दकोश में क्यों होता है। तो IPA प्रतीकों का प्रयोग शब्दकोश में क्यों होता है, शब्दों की ध्वनि समझाने के लिए। तो कौन सा शब्द उसकी क्या ध्वनि है, इसको समझाने के लिए अपन क्या करते हैं, IPA शब्दकोश है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर होने वाला है। 6 नंबर प्रश्न की बात करूं, लर्नर डिक्शनरी किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो लर्नर डिक्शनरी किसके लिए होती है, छात्र एवं भाषा सीखने वालों के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति है जो चीज़ों को सीखना चाह रहा है डिक्शनरी के माध्यम से, तो उसमें कौन सी डिक्शनरी का प्रयोग करेगा, वो लर्नर डिक्शनरी है उसका प्रयोग करेगा। तो वो कौन से करते हैं, जो छात्र होते हैं वो करते हैं, और जो नई भाषा सीखना चाहते हैं वो प्रयोग करते हैं लर्नर डिक्शनरी का। 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, बाईलिंगुअल शब्दकोश की क्या खासियत होती है। तो बाईलिंगुअल शब्दकोश होता है, बाई मतलब दो, लिंगुअल मतलब भाषा, तो दो भाषाओं का अर्थ जिसमें दे के रखा हो उसमें बाईलिंगुअल शब्दकोश के नाम से जानते हैं। जैसे कि अपन कोई भी इंग्लिश में वर्ड्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको दो भाषाओं में मिलता है, इंग्लिश के साथ उसमें हिंदी भी देखने को मिलती है ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, बाईलिंगुअल शब्दकोश, बाईलिंगुअल डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर प्रश्न की बात करें, एंट्री वर्ड शब्दकोश में क्या होता है। तो एंट्री वर्ड शब्दकोश में क्या होता है, मूल शब्द जिसके अंतर्गत जानकारी दी जाती है। तो एंट्री वर्ड होता है जो मेन वर्ड होता है वो, और उसके नीचे जानकारी दी जाती है, भाई इसके सिनोनिम क्या है, समानार्थी क्या है, विपरीतार्थी क्या है, इसका अर्थ क्या, हाँ कहाँ पर आप उपयोग कर सकते हो, इसकी वर्तनी क्या है। तो सारी की सारी चीज़ें दी जाती हैं कौन से वर्ड के नीचे, एंट्री वर्ड के नीचे। तो एंट्री वर्ड क्या होता है, मूल शब्द को एंट्री वर्ड बोला जाता है। 9 नंबर प्रश्न की बात करूं, कोलेक्शन का क्या अर्थ होता है। तो कोलेक्शन का क्या अर्थ होता है, कोलेक्शन का अर्थ होता है सामान्यता के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों। तो जो कोलेक्शन होता है जो सामान्य के साथ प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द प्रयोग होते हैं ना साथ साथ एक किसी भी वर्ड मूल शब्द के साथ जो शब्दों का प्रयोग होता है उसी को सामान्यता शब्द बोला जाता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें, शब्दकोश में पार्ट ऑफ स्पीच क्यों दिए जाते हैं। तो क्यों दिए जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब चीज़ दे के रखें। क्यों दे के रखते हैं, ताकि शब्द में उपयोग करने में स्पष्टता मिले। आप जब शब्दों को जब प्रयोग करो तो आपको चीज़ें अच्छे से स्पष्ट हो सके।
कौन सा शब्दकोश का सबसे पहला माना जाता है? तो कौन सा शब्दकोश सबसे पहला था? सैमुअल जॉनसन के साथ ने डिक्शनरी लिखी थी 1755 में, उसको पहले शब्दकोश के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा था? सैमुअल जॉनसन के द्वारा जो डिक्शनरी लिखी गई थी 1755 में, उसको पहले शब्दकोश के रूप में जाना गया। ऑनलाइन शब्दकोश की एक विशेषता क्या होती है? तो ऑनलाइन शब्दकोश होता है, उसकी क्या विशेषता होती है? इसमें ध्वनि और उच्चारणों की सुविधा होती है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? ऑनलाइन शब्दकोश में आपको ध्वनि भी सुन सकते हो और उच्चारण भी साथ के साथ सुनने को मिलता है। तो गूगल पे आप पूछते हो ना, और ध्वनि आप ऑडियो भी सुन सकते हो उसके अंदर। तो यही होता है ऑनलाइन शब्दकोश में, आपको ध्वनि भी देख सकते हो, उच्चारण और चित्र भी देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो शब्दकोश में यूजेबल लेबल किसके लिए होता है? तो शब्दकोश में जो यूजेज लेबल किसके लिए होता है? तो ये होता है शब्द के औपचारिक व अनौपचारिक प्रयोग को दर्शाने के लिए। तो शब्द के औपचारिक क्या क्या तरीके से प्रयोग कर सकते हो और अनौपचारिक तरीके से किसी भी चीज़ को किस तरीके से प्रयोग कर सकते हो, किस शब्द को, तो उसके लिए किसको दिखाया जाता है? यूजेज लेबल के नाम से उसको जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न की बात करूं, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी की मुख्य विशेषता होती है छात्रों हेतु सरल परिभाषाएं और उदाहरण बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर डिक्शनरी है, उसको बनाया गया है। तो जो ऑक्सफोर्ड है उसकी एडवांस लर्नर डिक्शनरी है, वो बच्चों को क्या करती है? छात्राओं को सरल परिभाषाएं और उदाहरण के साथ चीज़ों को समझाने का उसमें प्रयास होता है। 15 नंबर प्रश्न है, शब्दकोश में क्रॉस रेफरेंस का क्या तात्पर्य होता है? जो शब्दकोश आपके सामने निकल कर आता है, देखते हो, उसमें क्रॉस रेफरेंस क्या होते हैं? शब्द समान या संबंधित शब्दों की ओर संकेत करना। तो जो समान सेम से जो शब्द होते हैं और जो संबंधित शब्द होते हैं, सिनोनिम होते हैं या समानार्थी शब्द होते हैं, उनको और संकेत करना, उनको बताना कि ये शब्द भी इनके साथ आप प्रयोग में ले सकते हो, उसको क्या कहा जाता है? क्रॉस रेफरेंस के नाम से जाना जाता है शब्दकोश के अंदर। 16 नंबर प्रश्न की बात करूं, वर्तनी की अशुद्धि को सुधारने के लिए सबसे सहायक तकनीक क्या आती है? तो वर्तनी है, उसमें कोई गलती हो रही है, आप उसमें को सुधारने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑटो करेक्ट जो टूल है उसको प्रयोग में लिया जाता है, कि जो ऑटो करेक्ट क्या करता है? अपने आप चीज़ों को सही कर देता है, गलतियों को सही करने का प्रयास करता है। तो ऑटो करेक्ट टूल है, उसको वो वर्तनियों को और अशुद्धियों को सही कर देता है। तो आप देखते हो ना, कोई भी चीज़ टाइप करते हो MS वर्ड वगैरह के अंदर, तो लाल लाल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें ऑटो करेक्ट लगा दोगे तो अपने आप सही हो जाता है। और ऑटो करेक्ट के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है MS वर्ड में? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। होमोफोन से किस प्रकार की त्रुटि होती है? तो होमोफोन्स में किस प्रकार की त्रुटि होती है? उच्चारण की हो सकती है, अर्थ की हो सकती है और वर्तनी। होमोफोन्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनको बोलने में समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, उसी को क्या कहा जाता है? होमोफोन के नाम से जाना जाता है। तो उसमें आपको उच्चारण की भी संबंधित दिक्कत हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, अर्थ की भी त्रुटि हो सकती है और वर्तनी की भी त्रुटि हो सकती है। ऑटो करेक्ट किसका उदाहरण है? तो ऑटो करेक्ट किसका उदाहरण है? डिजिटल सुधार तकनीक का। तो डिजिटली आप चीज़ों को सुधार कर सकते हो, आपके कोई भी वर्तनी वगैरह के अंदर, स्पेलिंग वगैरह के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑटो करेक्ट तकनीक के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर प्रश्न की बात करूं, नेमोनिक्स तकनीक किसके लिए सहायक होती है? तो वर्तनी को, कोई भी चीज़ है, कोई भी वर्तनी है, कोई भी स्पेलिंग है, उसको याद रखने के लिए अपन नेमोनिक्स ट्रिक का याद करते हैं। तो अपन ट्रिक नहीं बना लेते कोई भी चीज़ को याद करने के लिए जैसे उसी को नेमोनिक्स के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, टाइपोस किसे कहते हैं? टाइपो किसे कहते हैं? तो टाइपिंग में जो त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, उसको टाइपो के नाम से जाना जाता है। तो टाइपो किसे कहा जाता है? टाइपिंग करते समय किसी भी चीज़ में गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, उसको टाइपो के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं आपके प्रभावी हिंदी लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ, जिसको मैंने आपको सारा के सारा रिविज़न करवा दिया। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।